हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो संक्रमण तत्वों का एक अन्य भी महत्वपूर्ण गुण है कि संक्रमण तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक होते क्या हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों को हम उत्प्रेरक के रूप में इसलिए प्रयुक्त करते हैं, इसके दो कारण हैं। नंबर 1, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेते हैं और ज़रूरत होने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग भी देते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, जब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, परंतु जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 में Fe+2 में आ सकता है। अर्थात अभिक्रिया के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, इसलिए इनको हम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा, इनको उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करने का मुख्य कारण है इनमें खाली डी कक्षकों की उपलब्धता। तो खाली डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये आसानी से अभिक्रिया के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने डी कक्षकों में ग्रहण कर लेंगे और जब ज़रूरत होगी तो आसानी से अपने डी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल लेते हैं। इसी कारण से इनको उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ संक्रमण प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की कुछ उत्प्रेरक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है फेंटन अभिकर्मक। FeSO4 और H2O2 के मिश्रण को हम फेंटन अभिकर्मक कहते हैं। इसका उपयोग जो है अल्कोहल के ऑक्सीकरण में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो है मैग्नीज एसीटेट। मैग्नीज एसीटेट जो है वो भी ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब किसी एल्डिहाइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो उसका ऑक्सीकरण जो है एसिटिक अम्ल में हो जाता है। तीसरा जो है आयरन व मोलिब्डेनम है। इसका उपयोग अमोनिया की हैबर विधि में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परस्पर जब रिएक्ट करती हैं आयरन अथवा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में तो अमोनिया प्राप्त होती है। इसके बाद है वैनेडियम अथवा कॉपर के ऑक्साइड। इनको भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेनोल और साइक्लोहेक्सेनोन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं कॉपर अथवा वैनेडियम की उपस्थिति में तो एडिपिक अम्ल प्राप्त होता है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। नेक्स्ट है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क कक्ष विधि में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है निक्कल। निक्कल का जो उपयोग है, रानी निक्कल का जो उपयोग है कई अपचयन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल एडिपोनाइट्राइल जो है, जब इसके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया रानी निक्कल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेक्सामेथिलीन डायमीन प्राप्त होता है। रानी निक्कल जो है अति सूक्ष्म विभाजित निक्कल होता है, जिसको उत्प्रेरक के रूप में कार्बन कार्बन जो द्विबंध है उसके हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो द्विबंध पर जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है निक्कल की उपस्थिति में तो सैचुरेटेड एल्केन प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जो टाइटेनियम क्लोराइड और टर्शरी ब्यूटिल एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इसको एथिलीन के बहुलीकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन जो है बहुलीकरण की अभिक्रिया में भाग लेकर पॉलीएथिलीन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कॉपर, जिंक व क्रोमियम के ऑक्साइड को जल गैस जो होती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन है, इनकी परस्पर अभिक्रिया अभिक्रिया करके मेथनॉल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो संक्रमण तत्वों की जो उत्प्रेरक सक्रियता है उसका कारण क्या है? ये जो उत्प्रेरक हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं समांग उत्प्रेरक या होमोजीनियस कैटालिसिस। वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्था और क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था के समान हो, अर्थात
क्रियाकारक और उत्प्रेरक जो है उनकी भौतिक अवस्था एक जैसी हो तो ऐसे उत्प्रेरक को हम समांग उत्प्रेरक कहते हैं। समांग उत्प्रेरक में अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों समांग जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि संक्रमण तत्व जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात अभिक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग भी देते हैं। अतः इन्हें संक्रमण धातुओं को समांग उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा जो है विषमांग उत्प्रेरक या हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जब उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था और क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो इन्हें हम विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं, अर्थात और इनकी जो अभिक्रिया है वो विषमांग उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। ये विषमांग उत्प्रेरक में जो क्रियाकारक हैं वो जनरली गैस अवस्था में होते हैं तथा जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में होते हैं, अर्थात जो क्रियाकारकों को ठोस प्रेरक जो है एक सतह प्रदान करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था रेने निकल का, तो रेने निकल की उपस्थिति में जब एथिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिलीन और हाइड्रोजन जो गैसेस फॉर्म में है तो वो रेने निकल की सतह पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती हैं, जिससे उनकी एक्टिवेटेड साइड जो है वो पास आ जाती हैं और एथिलीन और हाइड्रोजन आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं, अर्थात ये जो निकल धातु है वो उसको एक सतह प्रदान करती है। विषमान उत्प्रेरक जो होते हैं उनमें संक्रमण धातुएं और यौगिक के बीच में आसानी से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने में भी ये सहयोग प्रदान करती हैं, अर्थात अभिक्रियाओं में विषपांग उत्प्रेरण सक्रियता का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और खाली डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण समांग और विषमांग दोनों उत्प्रेरण के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू।